नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज जेल से रिहाई की आस लगाए बैठे अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी है। कल निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। इसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला पहले सुरक्षित रखा और फिर 2-3 दिन में हाईकोर्ट का फैसला आएगा। तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। और केजरीवाल की जमानत को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। आइए सुन लेते हैं। बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर, ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है। हियरिंग नोटिस इशू हो गया है? नोटिस इशू, हाँ, हो गया। और इस पर मनोज तिवारी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि न्याय होगा और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों का और अपराधियों का इनको जरूर सजा मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। जिसने दिल्ली की जनता को, उनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब का व्यापार पैसे के लिए किया, भ्रष्टाचार किया, ऐसे लोगों को सजा कानून भी देगा और दिल्ली की जनता भी देगी, ऐसा मेरा विश्वास। There was a detailed hearing today and the order has been reserved. The court did put a stay on the operation of the impugned order, which was of course yesterday's order passed by the Rouse Avenue Court. But I would like to definitely say that in the People's Court or in the Court of People's Opinion, if you remember, the campaign of the Honorable Chief Minister was Jail ka jawab vote se. I would like to remind the Honorable Chief Minister of Delhi that the people of Delhi have already voted in favor of the Bharatiya Janata Party. All 7 seats went in favor of the Bharatiya Janata Party because the people of Delhi are aware that Mr. Kejriwal ji has absolute neck deep involvement in the liquor scam. और दिल्ली सरकार में मंत्री तथा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, वो भी सुन लेते हैं। कि रिटर्न ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ ट्रायल कोर्ट का और केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील हाईकोर्ट में खड़े थे कि साहब ये ऑर्डर आ ना जाए, इससे पहले ही इसको स्टे कर दो। और हाईकोर्ट ने कहा हाँ ये ऑर्डर आया नहीं है, मगर आने से पहले ही हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। ये बहुत अभूतपूर्व है। हम सब लोग अदालतें देखते आ रहे हैं, इस तरीके से जो चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल ना जाए। और इसी घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष भार्गव हमारे लीगल एडिटर और साथ ही शुभांग ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, आपके पास पहले आना चाहूँगा। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से निचली अदालत ने पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, फिर ईडी तुरंत हाईकोर्ट में पहुंची और हाईकोर्ट ने कहा है कि फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल जो है केजरीवाल को रिहा नहीं किया सकता। ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और क्या दलीलें दी गई हैं? जी देखिए, ये घटनाक्रम शुरू हुआ बुधवार को जब केजरीवाल की जो बेल पिटीशन थी उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जो कि वैकेशन कोर्ट थी, उसने सुनवाई शुरू की। और कोर्ट ने पहले ही कहा कि आप जल्द इस पर सुनवाई पूरी करिए क्योंकि इस पर फैसला भी सुनाना है गुरुवार को ही, अगले ही दिन। तो इसी बात को लेकर जब कल रात को 8 बजे वैकेशन जो कोर्ट है राउज एवेन्यू की, उसने ज़मानत दी, उसके बाद ही ईडी ने ये सोच लिया था कि हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आदेश भी नहीं आया था और कहा गया था कि शुक्रवार को अपलोड होगा। तो इसके बाद ईडी सुबह ही दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गई, डिवीज़न बेंच के सामने मेंशन किया और कहा कि इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। तो डिवीज़न बेंच ने सुबह ही बोल दिया था कि फ़िलहाल जब तक विस्तृत सुनवाई नहीं होगी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, प्रभावी नहीं होगा ये आदेश, यानी रिहाई की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। इसके बाद करीब 1 बजे इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर जैन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और कहा उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो एक विकृत फैसला है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मेलाफाइड दुर्भावना तरीके से केजरीवाल को ईडी ने
गिरफ्तार किया है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जो फैसला था केजरीवाल की याचिका में, जिसको कहा गया था, केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि ईडी ने गैरकानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला था कि गिरफ्तारी बिल्कुल सही थी और कोई मेलाफाइड यानी कोई दुर्भावना नहीं थी। और ये भी ईडी की तरफ से एसपी राजू जो एसजी थे उन्होंने रखा कि जो वेकेशन बेंच ट्रायल कोर्ट है उसने जल्दबाजी की पूरे मामले में, उनका ईडी को पूरी दलीलें रखने का मौका नहीं दिया, पूरे दस्तावेज भी नहीं देखे। ये कहा है बहुत सारे दस्तावेज इतने दस्तावेजों में नहीं जा सकते और ये फैसला ठीक नहीं है। हालांकि केजरीवाल की तरफ से लगातार पुरजोर विरोध हुआ, दोनों पक्षों की दलीलों पर फैसला सुरक्षित है। क्या केजरीवाल जमानत पर बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर सोमवार या मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा तब तक निचली अदालत के जमाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाती है। यानी केजरीवाल फिलहाल 3-4 दिन, उनको 2-3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। रिहाई का रास्ता उनका लंबा हो गया है। हाई कोर्ट अब तय करेगा कि उनको जमानत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। लेकिन जितना ये राजनीतिक मामला है, कानूनी दांव पेच भी उसी हिसाब से अखिलेश खेले जा रहे हैं। और इस पहली राउंड में केजरीवाल जीत गए थे निचली अदालत से ही, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने तुरंत उस पर रोक लगाई है। यानी रिहाई अभी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए रिहाई हमारे साथ शुभांग भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शुभांग, इस पर आम आदमी पार्टी की जो प्रतिक्रिया थी हमने सुनी थी सौरभ भारद्वाज की कि आदेश अपलोड होने से पहले ही जो है कोर्ट में चुनौती दे दी गई, लेकिन कोई प्लान बी भी है क्या आम आदमी पार्टी का इस बारे में कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से राहत जल्द से जल्द मिले? देखिए, जब कल देर रात 8 बजे के करीब ऑर्डर आया था तो आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पटाखों के साथ जश्न भी मनाया। अब ये फिलहाल अब एक बड़ा झटका बिल्कुल उनको लगा जब आज वो इंतज़ार कर रहे थे कि आज अरविंद केजरीवाल वापस अपने घर आएंगे और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन वहीं उससे पहले ऑर्डर अपलोड हो उससे पहले ही ईडी जो है वो हाई कोर्ट चली जाती है और वेकेशन के टाइम पर हाई कोर्ट चली जाती है। साथ ही वहाँ पर अपील डाल देती है, याचिका डाल देती है कि इस मामले में रोक लगाई जाए। जो उनको नियमित बेल मिल रही थी, ज़मानत मिल रही थी, उस पर रोक लगाई जाए। और आज फिर उन्हें उसके बाद जो भी दोनों पक्षों की, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो चाहे ईडी की हो, दोनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जो मामला है उससे फ़िलहाल ऑर्डर को रिज़र्व कर लिया है। अब 2 से 3 दिन बाद इस पर फैसला सुनाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी बहस यहाँ पर दोनों पक्षों द्वारा देखने को मिली। ऐसे में ये ज़रूर सामने आया कि जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उनके नेता है, वो अब नाखुश ज़रूर हैं, क्योंकि आज वो उम्मीद ये कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल वापस घर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल को कुछ समय के लिए दोबारा अभी जेल में ही रहना होगा और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही तय होगा कि अरविंद केजरीवाल घर वापस आएंगे या नहीं। लेकिन इस बीच हमने देखा कि काफ़ी जो बहस थी वहाँ पर देखने को मिली हाई कोर्ट में। जिस तरीके से मेरे सहयोगी अभी आशीष जी ने आपको बताया कि आखिर ईडी ने क्या पक्ष अपना वहाँ पर रखा, वहीं पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के जो वकील थे, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बेल दी जा सकती थी, क्योंकि वो ना तो कहीं भाग रहे हैं, साथ ही वो सहयोग करने के लिए भी तैयार है पूरे मामले में। ऐसे में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर उनको बेल मिल जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इंतज़ार हमें ज़रूर करना होगा कि अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं। लेकिन बिल्कुल पहले जिस तरीके से खुशी यहाँ पर मनाई जा रही थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा, लेकिन अब फ़िलहाल उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल सभी इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि आखिर सोमवार या मंगलवार को जब भी आदेश आता है हाईकोर्ट का, तो आखिर वो आदेश क्या होगा। जी शुक्रिया आपका आशीष और शुभांग हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आज ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है। और वहीं दिल्ली में पानी के संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी आज से अनशन पर बैठ गई हैं। पानी की मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का ये जो अनिश्चितकालीन अनशन है, और आतिशी ने बुधवार को हरियाणा से पानी न मिलने के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया था। अब वो भोगल जंगपुरा में अनिश्चितकालीन अनशन कर रही हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि सत्याग्रह करना तो विपक्ष का काम है, सरकार का नहीं। पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी नौटंकी बंद करके टैंकरों की कालाबाजारी पर रोक लगाए। उन्होंने कहा कि जल मंत्री दिल्ली की जनता को पानी मुहैया कराएं या फिर इस्तीफा दे दें। आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी के लिए त्राही मची हुई है। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
घंटों घंटों पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, रात रात उठकर देखते हैं कि अब पानी तो नहीं आया, अब पानी तो नहीं आया। महिलाएं इस तपती हुई गर्मी में खड़े होकर टैंकरों का इंतजार करती हैं कि एक बाल्टी पानी तो अपने घर के लिए भर लें। जल मंत्री होने के नाते मैंने हरियाणा सरकार से अपना हक का पानी मांगने के लिए हर संभव कोशिश कर ली। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा कि हमारा पानी दे दीजिए, लेकिन हरियाणा की सरकार नहीं मानी। जल मंत्री आतिशी जी, आप मंत्री हो, आपकी सरकार है और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करिए। मिनिस्टर होने के नाते से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वॉर रूम बनाइए, मॉनिटरिंग करिए। आपने वायदा किया था हर घर में नल से जल देंगे 10 साल में, वहाँ फेल हो गए। अब टैंकरों में चोरी कहाँ हो रही है, लीकेज कहाँ है, उसकी मॉनिटरिंग करके गरीब लोगों को पानी पहुँचाने का काम करिए। ये सत्याग्रह पर बैठकर नौटंकी करना बंद कर दीजिए मैडम, ये विपक्ष का काम है सत्याग्रह पर बैठना। आप सरकार में हैं, रिजाइन कर दो और हम पानी पिलाकर लोगों को दिखाएंगे, फिर आप सत्याग्रह में बैठना। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे प्रोटेम स्पीकर पर चल रही राजनीति। प्रोटेम स्पीकर को लेकर उठे विवाद पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खुद परंपराओं की अनदेखी करने वाली कांग्रेस झूठ बोलकर विवाद पैदा करना चाहती है। रिजिजू ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए भर्तृहरि मेहताब लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले सांसद हैं। सबसे पहले तो इन्होंने भर्तृहरि मेहताब जी का नाम को लेकर के आपत्ति किया। भर्तृहरि मेहताब 7 बार कॉन्जिक्यूटिव लोकसभा मेंबर है विदाउट एनी ब्रेक, 7 बार, और इस वक्त वो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर है अगर हम मंत्री को छोड़े तो। उन्होंने सुरेश कोडिकन्नल का नाम लिया, उनका टोटल टर्म 8 है उनका, लेकिन 2004 और 1998 में उसका ब्रेक हुआ है। उसका कंसेक्यूटिव 2009 के बाद 4 टर्म है। कंसेक्यूटिव लॉन्गेस्ट जो सर्व करते हैं, परंपरागत उसको बनाने का सिस्टम है, उसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया। यह कोई सिस्टम का उल्लंघन का उसी को लगेगा जिन्होंने सिस्टम और या उसका रूल नहीं पढ़ा है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि सरकार ने 8 बार के सांसद के सुरेश की अनदेखी कर 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। इस बार देखिए कोडिकन्नल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि मेहताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता है, बट मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। और ये पूरा विवाद है क्या, ये समझ लेते हैं। कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है कि सरकार ने परंपरा तोड़ी है, सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, यह परंपरा है कांग्रेस के मुताबिक। कांग्रेस के सुरेश 8वीं बार के सांसद चुनकर आए हैं। कांग्रेस पूछ रही है कि उन्हें प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं बनाया। वहीं सरकार ने जवाब दिया है। सरकार का यह कहना है कि के सुरेश लगातार 8 बार नहीं जीते, बीच में गैप आया। भर्तृहरि मेहताब लगातार 7 बार जीते हैं। कांग्रेस ने अपनी सरकार में कई बार ये परंपरा तोड़ी है, इसलिए परंपरा की दुहाई न दे। 2004 की बात सरकार ने बताई कि तब जॉर्ज फर्नांडिस की जगह बाला साहब विखे पाटिल को कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर बनाया था। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, क्या काम होता है, ये भी समझ लेते हैं। केवल 2 दिनों के लिए ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका काम केवल नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का होता है। सहायता के लिए अन्य वरिष्ठ सांसदों की नियुक्ति भी की जाती है। जब स्पीकर का चयन हो जाता है तो उसके बाद उन्हें कार्यभार सौंप देता है प्रोटेम स्पीकर। तो आज हॉट टॉपिक में इतना ही।